अच्छा, ये तो आप जानते होंगे कि 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी। पर क्या आप जानते हैं कि उनकी फांसी को रुकवाने के किसने किसने और कौन कौन से दो बड़े प्रयास किए थे? दूसरा एक सवाल कि रत्नागिरी की जेल से आजाद होने के बाद हिंदुस्तान के समाज को एकजुट करने हेतु वीर सावरकर ने कौन कौन से प्रयास किए थे? आज के इस एपिसोड में हम लोग इन्हीं दो प्रश्नों के समुचित उत्तर प्राप्त करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। पिछले एपिसोड तक हम लोगों ने समझा कि 1905 से 1919 के बीच किस तरह अंग्रेज राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का बड़े स्तर पर दमन कर रहे थे। फिर वो कांग्रेस के अंदर के हों या कांग्रेस के बाहर के, इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अंग्रेजों के चढ़ाने पर मुस्लिम लीग के नेता भारत के मुसलमानों को बहकाने में लगे हुए थे और उन पर भी कांग्रेस का कोई जोर नहीं चल रहा था। 1914 में राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मंडाले की जेल से बाहर निकलने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास शुरू करते हैं। परिणाम यह हुआ कि 1916 में लखनऊ पैक्ट के माध्यम से जरूर कुछ उम्मीदें बंधी, पर मॉडरेट्स यानी कि उदारवादी कांग्रेसियों ने उसका भी गुड़गोबर कर दिया। वो सब दिखावा मात्र बनकर रह गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अब आपसी सहमति से चलेंगे, ये आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपनी कोई भी मांग छोड़ी नहीं थी। सेपरेट इलेक्टोरेट से लेकर उनकी सभी मांगे जब कांग्रेस ने झुककर स्वीकार ली, तब जाकर उस पैक्ट पर मुस्लिम लीग के तत्कालीन अध्यक्ष यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर किए। और हम सभी जानते हैं कि बाद में जिन्ना ने यह पैक्ट भी तोड़ दिया और भारत के दो टुकड़े भी करा दिए और कांग्रेस ताकती रह गई। बल्कि सच्चाई यह है कि जिस मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को बहकाया कि तुम्हारे राजनीतिक हित अलग देश में ही सधेंगे, वो पाकिस्तान आज भिखारियों वाली स्थिति में और चीन के हाथों बिकने को खड़ा है। यदि अपने राजनीतिक स्वार्थवश मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा न कराया होता तो आज उनके बच्चे भी भारत के बच्चों की तरह पूरे विश्व में नाम कर रहे होते, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने होते। खैर छोड़िए, सब अपने प्रारब्धों का खेल होता है जिसे हम और आप बदल नहीं सकते हैं। फिलहाल यदि आप देखें तो आज की सोनिया राहुल वाली कांग्रेस भी उसी तुष्टीकरण की राजनीति पर चलती है। जब भारत की सेना पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करती है तो भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, और यही उनका भी प्रारब्ध है कि इसीलिए आज कांग्रेस अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच चुकी है। खैर इन्हें छोड़िए, हम लोग आगे की बात करते हैं। तो 1915 से देश के विभिन्न भागों में गैर मुस्लिम अर्थात कि हिंदू, सिख, जैन व बौद्ध मतावलंबियों के हितों की रक्षा के लिए हिंदू महासभाओं का गठन शुरू हो जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में ये सभाएं उसी तरीके से थी जैसे आज आपके एक शहर में 10 ब्राह्मण सभाएं मिल जाएंगी, 10 क्षत्रिय महासभाएं होंगी, कायस्थ सभाएं होंगी, कुर्मी महासभाएं होंगी, ऐसी बहुत सारी होंगी। लेकिन उनका जो वो हिंदू महासभाएं बन रही थी, उनका कोई अखिल भारतीय एक समूह या एक अध्यक्ष नहीं हुआ करता था। देश में राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारियों की बिगड़ती स्थिति को संभालने और मुस्लिम लीग के पसारते हुए पांवों को रोकने के लिए वीर सावरकर ने अंडमान की जेल से बाहर निकलने के प्रयास तेज किए। अपने पिटीशंस के माध्यम से वो अंग्रेजों को ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि अब वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, इसलिए उनकी काला पानी की सजा समाप्त कर दी जाए। पर अंग्रेज भी बहुत शातिर थे, वो मान तो जाते हैं लेकिन निगरानी के तौर पर उन्हें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में ही रखते हैं। अंडमान से लेकर रत्नागिरी की जेल में सावरकर ने यह समझ लिया था कि सबसे पहले टूटते हुए हिंदुस्तानी समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है, तब जाकर हम मुस्लिम लीग व अंग्रेजों के गठबंधन से भारत में बांटो और राज करो के तहत चली जा रही कुटिल षड्यंत्रकारी चालों का सामना कर सकेंगे जो कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने के अपने विचारों को एक किताब के माध्यम से प्रस्तुत किया जिसका नाम रखा हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, की हिंदू कौन है और किससे ये हिंदुस्तान बनता है। सावरकर अपने विचारों में एकदम स्पष्ट थे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का उदय भारत में नहीं हुआ है, अतः वो जीवन दर्शन यहाँ की सहिष्णु व शांति प्रिय संस्कृति से मेल नहीं खाता है। ये दोनों ही मजहब विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा जबरन भारतीयों पर लादे गए थे। आज भी अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के 99% मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू ही थे।
पर अकबर और औरंगजेब जैसे क्रूर मुस्लिम हुक्मरानों के समय हिंदुओं के बच्चों की गर्दन पर तलवार रखकर उन्हें इस्लाम जबरदस्ती कबूल कराया गया। मैं तो आज भी भारत के अपने मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि ये तुम्हारे और हमारे, क्योंकि आपके और हमारे पूर्वज एक ही थे, कि हमारे ये पूर्वजों का अपमान था। उतार फेंको इस जबरदस्ती के लादे हुए लबादे को और अपने पूर्वजों की मान्यताओं और सनातन संस्कृति की ओर वापस लौटो, तभी जाकर उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। खैर, मैं पुनः सावरकर की बात पर वापस आता हूं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की पवित्र भूमि को अपनी मातृभूमि व पितृभूमि मानने वाले न केवल हिंदू धर्म के लोग बल्कि सभी सिख, जैन व बौद्ध मतावलंबी भी हिंदुत्व की सीमा में आते हैं, क्योंकि उन सभी के जीवन आदर्शों का उदय इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में हुआ है। इसलिए वो सभी हिंदुत्व के ही सूर्य से प्रकाशमान होते हैं। हिंदुत्व पर लिखी अपनी इस किताब के पेज नंबर 81 पर वो कहते हैं कि केवल जातीय संबंध या पहचान ही हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर सकता है, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के 3 आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति। और यदि आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि भारत की भौगोलिक सीमाओं में विकसित हुए इन सभी धर्मों की नींव एक ही प्रकार की ईंटों से बनी है, और वो है शांति, परोपकार, जीवों पर दया, ध्यान, योग व आध्यात्मिक चिंतन। इसलिए ये सभी धर्म हिंदुस्तान की मिट्टी में खड़े एक ही पेड़ हिंदुत्व की अलग अलग शाखाएं मात्र हैं। सावरकर ने 6 जनवरी 1924 को रत्नागिरी की जेल से मुक्त होने के मात्र 2 हफ्ते बाद समाज को एकजुट करने के प्रयास तेज करते हुए रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना करवाई। इस सभा के माध्यम से उन्होंने 2 मुख्य कार्य करने चालू किए। नंबर 1, समाज में फैले जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, और नंबर 2, अतीत में किन्हीं कारणों से जो लोग सनातन संस्कृति से अलग होकर क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की तरफ चले गए थे, उन्हें पुनः हिंदू समाज में ससम्मान वापस लाने के प्रयासों को करना। सावरकर इन कार्यों को करने के लिए जगह जगह न केवल प्रभावी भाषण देते बल्कि हिंदू समाज में लौट कर आए परिवारों की बेटियों के विवाह की भी पूरी व्यवस्था करते। छुआछूत पर आक्रमण करने वाले उनके प्रयासों से फरवरी 1931 को मुंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जिसके दरवाजे सभी जाति के लोगों के लिए बराबर से खुले हुए होते थे। इस मंदिर में उन्होंने एक दलित जाति के पुजारी को नियुक्त कराया, और इस प्रकार समाज को एकजुट करने के उनके प्रयासों ने रंग दिखाना चालू किया। लेकिन इन सब के बावजूद सावरकर के ऊपर एक बंधन लगा हुआ था कि वो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते थे। साल 1931 ये वो वर्ष था जिसमें भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु जैसे बड़े क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, और उसके कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर आजाद भी अंग्रेजों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की फांसी को रुकवाने के 2 बड़े प्रयास किए जाते हैं, जो मैं आपको आज बताना चाहूंगा। पहला प्रयास करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने 1915 में पहली हिंदू महासभा की स्थापना करके हिंदू समाज में राजनीतिक चेतना के जागरण का प्रयास किया, और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की स्थापना करके शैक्षणिक रूप से उन्हें तैयार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रखा। उन्हीं मालवीय जी ने 14 फरवरी 1931 तारीख याद रखिएगा, 14 फरवरी 1931 को तत्कालीन वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन के समक्ष एक पिटीशन फाइल की, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की फांसी रुकवाने और उनकी सजा को कम कराने के संबंध में। इरविन ने मालवीय जी से कहा कि भैया, आप तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, आप पहले ये पिटीशन कांग्रेस में रखिए, मुझे इस पर वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष यानी जवाहरलाल नेहरू सहित गांधी जी व अन्य 20 नेताओं का समर्थन चाहिए, फिर मैं आपकी बात स्वीकार लूंगा। शायद इरविन जानते थे कि नेहरू इस पे साइन नहीं करने वाले, लेकिन मालवीय जी आजादी की लड़ाई में भगत सिंह सरीखे उन क्रांतिकारियों की कीमत समझ रहे थे। देश के युवा भगत सिंह को अपना आदर्श मानने लगे थे और आज भी मानते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में बचाने की वो कोशिश करना चाह रहे थे। सो वो नेहरू और गांधी से मिलने तत्काल उनके पास पहुंच गए। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उस पिटीशन पर साइन करने से मना कर दिया और गांधी जी को भी साइन नहीं करने दिया। फिर जब नेहरू और गांधी ने उस पर साइन नहीं किया तो बाकी के जो 20 सिग्नेचर और चाहिए थे वो कहां से उस पर हो जाते, तो इसलिए वो पिटीशन फेल हो गई। लेकिन उसी महीने भगत सिंह को आजाद कराने का एक और प्रयास होता है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। 27 फरवरी 1931, ध्यान से तारीख को याद रखिए, 27 फरवरी 1931
जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के अपने पैतृक आवास आनंद भवन आए हुए थे। कारण भी आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग सबूत मांगते रहते हैं, आजकल तो सेना से भी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। खैर, 6 फरवरी 1931 को जवाहरलाल नेहरू जी के पिता यानी कि मोतीलाल नेहरू जी का निधन हुआ था। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, ढूंढ लीजिए उसको गूगल पे। वैसे मैं आपको यहाँ पे जितने भी संबंधित स्क्रीनशॉट्स है वो दिखा रहा हूँ। तो उनके क्रियाकर्म से जुड़े हुए, मतलब मोतीलाल जी के क्रियाकर्म से जुड़े हुए जो कार्य थे उसको करने के लिए जवाहरलाल नेहरू फरवरी 1931 में इलाहाबाद, जिसे कि अब उसे उसके वास्तविक नाम यानी कि प्रयागराज से जाना जाता है, वहां के अपने पैतृक आवास यानी आनंद भवन पर वो रुके हुए थे। आजाद ने उनसे मिलकर मोतीलाल जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने और भगत सिंह की फांसी को रुकवाने हेतु बात करने का मन बनाया और उनसे समय लेकर आजाद आनंद भवन पहुंच जाते हैं। आजाद को पता था कि मालवीय जी के पिटीशन पर साइन करने से नेहरू पहले ही मना कर चुके हैं। आजाद ने मुलाकात होने पर नेहरू से इसका कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन नेहरू तो वैसे भी इन क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जलते थे, वो उन्हें यह जवाब क्यों देते। थोड़ी देर में आनंद भवन के उस कमरे का माहौल गर्म हो जाता है। आजाद समझ गए कि कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि नेहरू घमंड के 7वें आसमान पर बैठे हुए हैं, वो कतई नहीं मानेंगे। आजाद बाहर निकलते हैं, अपनी साइकिल उठाते हैं और चल देते हैं। वो आनंद भवन से अभी मात्र 1100 मीटर यानी 1.1 किलोमीटर दूर स्थित अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है, वहां पहुंचते हैं कि पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ उन्हें घेर लेती है। मैं आपको गूगल मैप के माध्यम से प्रयागराज के आनंद भवन से अल्फ्रेड पार्क तक का पूरा रास्ता दिखा रहा हूं, आप चाहे तो अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। तो उन युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को, जिन्हें अंग्रेजी पुलिस कभी छू तक न सकी थी, वो इतनी आसानी से उन्हें घेर ले जाती है। इसमें आपको कोई लोचा नहीं दिखाई देता है। एक अफवाह उड़ा दी जाती है कि आजाद के ही किसी मित्र ने मुखबिरी की थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आजाद के वो मित्र तो पहले भी रहे होंगे, वो पहले कभी आजाद को क्यों नहीं पकड़वा पाए? उसी 27 फरवरी 1931 वाले दिन क्यों, जब आजाद नेहरू से मीटिंग करके मात्र 1.1 किलोमीटर दूर स्थित उस अल्फ्रेड पार्क में पहुंचते हैं, इतने कम समय में और इतनी अधिक संख्या में और इतनी तैयारी के साथ पुलिस वहां कैसे पहुंच गई? क्यों नहीं इस मुखबिरी का आरोप नेहरू के ऊपर लगना चाहिए, जो उन राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों से घृणा रखते थे, जिसका सबूत था भगत सिंह को छुड़वाने के लिए जो पिटीशन चल रहा था उस पर साइन न करना। तो नेहरू अंग्रेजों को यह गुप्त सूचना क्यों नहीं भिजवा सकते थे कि आजाद मुझसे मिलने आ रहा है, इसे पकड़ लेना, पर मेरे घर पर नहीं, बल्कि जब वो मेरे घर से बाहर निकले तब, ताकि इतिहास मुझ पर कोई आरोप न लगा सके। पर प्रिय नेहरू जी, प्यारे नेहरू जी, इतिहास तो आज भी आपसे पूछ रहा है कि आजाद की हत्या का आरोप आप पर क्यों नहीं लगना चाहिए, जबकि सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस आपके खिलाफ हैं। पर अंग्रेजों से भी आपके अच्छे रिश्ते थे और आजादी के बाद 17 साल आप लगातार प्रधानमंत्री रहे, तो जो कुछ पुख्ता साक्ष्य उस मुखबिरी के कहीं रहे होंगे उसे मिटा दिया गया होगा। और आपके वो वामपंथी बकवासकार जो खुद को इतिहासकार कहते हैं, उनके द्वारा झूठी कहानियां प्रचारित करवा दी गई। पर सवाल आज भी जिंदा है। सावरकर ये जानते थे कि यदि उन्होंने जल्दबाजी दिखाई और राजनीतिक कार्य न करने का अंग्रेजों के साथ किए अनुबंध को उन्होंने तोड़ा, तो उन्हें भी या तो फांसी दे दी जाएगी या फिर दोबारा अंडमान या रत्नागिरी की जेल में बंद कर दिया जाएगा और क्रांति की वो मसाल जिसे थामे वो आगे बढ़ रहे थे वो बुझ जाएगी। सावरकर ये तय कर चुके थे कि मुझे जिंदा भी रहना है और बाहर भी रहना है, ताकि मैं देश के युवाओं का सही नेतृत्व कर सकूं। तो इस छठे भाग को मैं यहीं समाप्त करता हूं। 7वें भाग में हम लोग समझेंगे कि हिंदू महासभा के होते हुए भी लगभग उसी विचारधारा के साथ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना क्यों करते हैं, जो कि आज 95 वर्षों बाद विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बनकर कार्यरत है। हम लोग ये भी समझेंगे कि मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1923 में गठित स्वराज पार्टी का क्या औचित्य था। ये जो अंतिम 3 एपिसोड होने वाले हैं, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां, कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्षों से भरा हुआ होने वाला है। अतः आपसे निवेदन है कि बहुत ध्यान से उन्हें सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।